हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आपने मॉडल क्वेश्चन पेपर के भाग 1 और भाग 2 के वीडियो देख चुके हैं। अब भाग 3 में हम 3-3 अंक के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे बच्चों। इसमें सबसे पहला जो प्रश्न है, सप्रभाविता किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। तो हम जानते हैं, जब किसी जीन के दोनों युग्म विकल्पी किसी विषम युग्मजी जीव में एक साथ प्रभावी रूप से साथ-साथ अपने गुणों को दिखाते हैं, तब इस घटना को सप्रभाविता कहते हैं। ठीक है? इसका उदाहरण क्या है? मानव में ABO रक्त समूह की वंशागतिकी। तो बच्चों, मानव में जो रक्त समूह होता है उसका निर्धारण एक जीन करता है जिसके 3 युग्म विकल्पी होते हैं, IA, IB और I0। इसको मैंने स्पष्ट यहाँ पर चित्र में दर्शाया है। यह NCERT का एक चित्र दिया हुआ टेबल बनी हुई है जिसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि यदि एक जनक का युग्म विकल्पी IA है, दूसरे का भी IA है, तो रक्त समूह क्या होगा? A। एक जनक का IA है, दूसरे का यदि IB है, तो सप्रभाविता दिख रही बच्चों, AB रक्त समूह हो जाता है। पहले जनक का यदि एलील IA है, दूसरे में I0 है, तो A जीन की वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा? रक्त समूह A हो जाएगा। IB और IA दोनों के भिन्न भिन्न हैं, तो भी AB रक्त समूह आएगा बच्चों। पहले जनक का यदि युग्म विकल्पी B है, दूसरे का भी युग्म विकल्पी B है, तो बच्चों यहाँ पर B रक्त समूह होगा। एक का युग्म विकल्पी B है किंतु दूसरे में I0 है, तो यह रक्त समूह B होगा। जब किसी जनक में I0 युग्म विकल्पी होता है तो ऐसी स्थिति में उसका रक्त समूह 0 होगा। क्योंकि इसमें A या B दोनों कारक नहीं होते बच्चों, इसीलिए इसको शून्य समूह कहते हैं और शून्य की बनावट O के समान होती है, इसीलिए इसको हम O रक्त समूह पढ़ते हैं। अब इसका हम दूसरा प्रश्न देखें बच्चों, अथवा वाला प्रश्न। मटर के 2 लंबे पौधों के बीच संकरण कराने पर पैदा होने वाली कुछ संतानें बोनी थी। ठीक है, ऐसे कैसे संभव हो सकता है बच्चों? 2 लंबे मटर के पौधे लेंगे और बोनी संतति कैसे आएगी? इसको पनेट वर्ग की सहायता से प्रदर्शित करना है। तो आप जानते हैं ऐसा तभी संभव है जब जो लंबे पौधे लिए हैं दोनों विषम युग्मजी हो बच्चों। कैसे हो? विषम युग्मजी। विषम युग्मजी होने की वजह से यहाँ पर जब इसे युग्मक बनेंगे तो 2-2 प्रकार के युग्मक बनेंगे, और जब इनका आप 1-3 और 1-4, 2-3 और 2-4 पैटर्न से क्रॉस करते हैं तो आप जानते हैं 3 तो लंबे पौधे आ जाते हैं और एक बोना पौधा आ जाता है बच्चों। इसका जीनोटाइप क्या हो जाता है? तो देखें, एक तो कैपिटल टी हो गया, 2 कैपिटल टी स्मॉल टी हो गए और एक स्मॉल टी हो गया। तो जीनोटाइप हो गया 1:2:1। और फिनोटाइप क्या हो जाएगा बच्चों? 3 लंबे हो गए और एक बोना हो गया, तो 3:1। चेकर बोर्ड की सहायता से इसको हम बताना चाहें तो आपकी चेकर बोर्ड में 4 खाने वाला चेकर बोर्ड बनाए बच्चों, और आप ऊपर नर युग्मकों को दर्शा दें, नीचे मादा युग्मकों को दर्शा दें। यदि ये नर पौधा है तो इसमें कैपिटल टी एक युग्मक है, स्मॉल टी दूसरा युग्मक है। इसी तरह मादा पौधे से भी 2 प्रकार के युग्मक बने थे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। जब आप पनेट स्क्वायर बोर्ड में इसको आप चलाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर 3 तो लंबे और एक बोना पौधा हो जाएगा। इस प्रकार जीनोटाइप 1:2:1 और फिनोटाइप 3:1। तो जो एक है यह एक जो है बोना है। ठीक है, तो इससे क्या निष्कर्ष निकला? पनेट वर्ग के अनुसार 25% संतानें बोनी होगी। यह इसलिए हो रहा है बच्चों क्योंकि इसके अंदर ये जो लंबे पौधे थे इनके भीतर बोनेपन के जीन छिपे हुए थे बच्चों। ठीक है, अब इसका अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों। बायोगैस क्या है? इसका उत्पादन कैसे किया जाता है? बायोगैस उत्पादन में प्रयुक्त किए जाने वाले सूक्ष्मजीव का नाम लिखिए। तो इसमें भी 3 भाग है बच्चों। पहले आपको परिभाषा पूछी गई है, फिर निर्माण क्रिया पूछी गई है और सूक्ष्मजीव का नाम पूछा गया है। तो आप क्या उत्तर लिखेंगे? बायोगैस गैसों का एक मिश्रण है बच्चों, जिसमें मुख्य रूप से मीथेन गैस पाई जाती है ना, जो सूक्ष्मजीवों की सक्रियता के कारण उत्पन्न होती है, और इस गैस को हम ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं बच्चों। अब देखते हैं इसका निर्माण कैसा होता है। तो बायोगैस का उत्पादन कैसे होता है? आप जानते हैं सीमेंट कंक्रीट का एक डाइजेस्टर, कुएं जैसा एक डाइजेस्टर बनाते हैं, टंकी जैसा एक डाइजेस्टर बनाते हैं। इसके भीतर जैविक अपशिष्ट पदार्थ, गोबर और अन्य पदार्थों को स्लरी के रूप में डाल देते हैं। आप जानते हैं उस टैंक के भीतर अवायवीय स्थितियां निर्मित होती हैं जहां सूक्ष्म जीव कार्बनिक पदार्थों को तोड़ते हैं और उससे गैस उत्पन्न होती है बच्चों। जैसे जैसे गैस उत्पन्न होगी, गैस टैंक के अंदर भरेगी। जो टैंक है वो फ्लोटिंग वाला कवर उसका ऊपर की ओर उठता जाएगा। अब यह गैस पाइप के द्वारा आप जहाँ पर भी ले जाना चाहते हैं ले जा सकते हैं बच्चों, और इसको
उपयोग कर सकते हैं। तीसरा भाग सूक्ष्म जीव का नाम पूछा है तो बच्चों मिथेनोजेंस मतलब मीथेन को बनाने वाला, उदाहरण मिथेनोबैक्टीरियम। ठीक है। अब इसके अथवा का प्रश्न देखेंगे बच्चों। प्रतिजैविक को परिभाषित कीजिए। सबसे पहले खोजे गए प्रतिजैविक का नाम लिखिए तथा उसके औषधि महत्व को लिखिए। ध्यान देंगे आप तो इस प्रश्न में भी 3 हिस्से हैं और तीनों का उत्तर लिखना है आपको। पहले परिभाषा देखें बच्चों। प्रतिजैविक ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जिनका निर्माण कुछ सूक्ष्मजीव जैसे बैक्टीरिया, कवक आदि के द्वारा किया जाता है बच्चों, और ये अन्य रोगजनक जो सूक्ष्मजीव होते हैं उनकी वृद्धि को रोकने का कार्य करते हैं, उनको मार देते हैं। ठीक है। तो एक जीव से उत्पन्न पदार्थ जो दूसरे सूक्ष्मजीव की वृद्धि को रोकता है उसी को हम प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक कहते हैं बच्चों। सबसे पहले खोजा गया प्रतिजैविक पेनिसिलिन था बच्चों। इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। औषधि महत्व की बात करें आप तो इसका उपयोग खतरनाक जीवाणु रोगों जैसे निमोनिया हो गया, गले का खराब होना हो गया या अन्य संक्रामक बीमारियां जो हो गई उनके इलाज में इसे एंटीबायोटिक का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखें बच्चों। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा यानी ऊर्ध्व होता है, क्यों? कारण लिखिए। तो बच्चों हम बहुत अच्छे से जानते हैं, ये यूनिट 5 का प्रश्न है। आप ऊर्जा प्रवाह के 10% नियम का अध्ययन कर चुके हैं यदि, तो उस नियम के अनुसार हम जानते हैं प्रत्येक पोषक स्तर पर 90% ऊर्जा उपयोग कर ली जाती है, खर्च कर दी जाती है या नष्ट हो जाती है, और शेष केवल 10% ऊर्जा ही अगले पोषक स्तर में स्थानांतरित होती है बच्चों। इसको एक चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करिए यदि, तो यहाँ पर एक चित्र दिख रहा है आपको। यह घास के मैदान में ऊर्जा का पिरामिड बताया गया है। इसके अंदर मान लेते हैं इकाई समय में ये पौधे 1 लाख किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो ऊर्जा प्रवाह के 10% नियम के अनुसार जो कीट हैं उनमें कितनी ऊर्जा जाएगी बच्चों? 10,000 किलो कैलोरी। जब कीट को मेंढक खाएंगे तो उसमें कितनी जाएगी? 1,000 किलो कैलोरी। मेंढक को सांप खाएगा तो उसमें कितनी जाएगी? 100 किलो कैलोरी। और सांप को जब बाज खा जाएगा तब उसमें कितनी जाएगी? केवल 10 किलो कैलोरी। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं पौधों में ज़्यादा ऊर्जा थी इसलिए चौड़ा स्थान दिया है, ऊर्जा लगातार घटती गई तो ये सकरा होता गया। ठीक है। तो इसीलिए ऊर्जा का पिरामिड आप किसी भी पारितंत्र में बनाएंगे तो हमेशा सीधा बनेगा बच्चों। अब इसके अथवा का प्रश्न का अध्ययन करें। एक अपरदहारी किस प्रकार अपघटक से भिन्न होता है? उदाहरण सहित लिखिए। तो इसमें भिन्नता पूछी बच्चों और उदाहरण भी पूछा है, तो आप अच्छे से समझ लीजिए बच्चों। अपरदहारी यानी डेट्रियोरस और अपघटक मतलब डिकम्पोजर, दोनों ही पारिस्थितिक तंत्र में अपघटन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन इनके कार्य करने का तरीका अलग अलग होता है। देखिए क्या अंतर है। तो पहले अपरदहारी की बात करें तो केचुआ, अगर आप जानते हैं केचुआ, दीमक, चींटी ये सब क्या करते हैं बच्चों? ये मृत कार्बनिक पदार्थों को यानी कि अपरद को सीधे ही खाते हैं और उन्हें छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। इस प्रक्रिया को हम खंडन कहते हैं बच्चों। जबकि अपघटक जैसे कि बैक्टीरिया और कवक की बात करें तो ये मृत कार्बनिक पदार्थों को खाते नहीं हैं, बल्कि क्या करते हैं? उनके ऊपर पाचक एंजाइम छोड़ते हैं, उनको सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदलते हैं और फिर उसको अवशोषित कर लेते हैं बच्चों। दूसरा अंतर देखें तो इनमें पाचन शरीर के अंदर होता है। केचुआ या दीमक जो है बच्चों, ये क्या करते हैं? अपरद को खा जाते हैं, तो फिर उसका पाचन कहाँ होगा? शरीर के अंदर। जबकि अपघटक क्या करते हैं? इनमें पाचन शरीर के बाहर होता है। तीसरा अंतर लिख सकते हैं, ये अपघटन की प्रक्रिया को शुरू कर रहे हैं, जबकि अपघटक में क्या लिख सकते हैं? यह खनिज चक्र को पूरा करते हैं। यहाँ कह सकते हैं कि अपघटन की क्रिया को समाप्त करते हैं। चौथा अंतर उदाहरण के तौर पर लिख सकते हैं बच्चों, केचुआ, दीमक और चींटी। और अपघटक में क्या लिख सकते हैं? जीवाणु और कवक।